मैं इस देश के उन खुशनसीब पत्रकारों में से हूँ जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और अब नरेंद्र मोदी, मुझे इन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे करने का मौका मिला। जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक जमाने में जब आंखों देखी को मैं एक तरह से नरेंद्र सिंह के बाद मैं हेड था आंखों देखी का, उस समय मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स थे चैनल से। उस समय आंखों देखी और आज तक 2 ही प्रोग्राम दूरदर्शन पर आते थे। जब मैं आंखों देखी से गया तो मेरा एक जिंदगी का एक गलत डिसीजन था, तो मैंने एक गलत डिसीजन लिया। मैं एक ऐसी जगह पे जाके जुड़ा जहाँ पर चैनल शुरू होना था लेकिन वो चैनल शुरू नहीं हो पाया। मैं अकेला बड़ा परेशान था, मुझे लग रहा था कि जिंदगी किस मोड़ पे ले आई। लेकिन उसके बाद अचानक एक विज्ञापन अखबार में मुझे दिखता है। दूरदर्शन में उस वक्त चैनल नहीं था 24 घंटे का, तो मुझे लगा कि दूरदर्शन में तो सिर्फ न्यूज रीडर जाते हैं, वहाँ पे तो रात को सुबह 1-2 न्यूज पढ़नी होगी, बाकी आप फ्री होंगे। तो मुझे लगा उससे क्या होगा, मुझे नाम मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा अपना घर चलाने के लिए और बाकी मैं अपना काम कर सकूंगा। एक मन में सवाल ये है कि लोग कहते हैं दूरदर्शन चैनल जब सरकारें बदलती है तो वो सरकार का गुलाम हो जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपको आज मैंने ये बात आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं दूरदर्शन में काम करूँ। आप सर बताते हुए थोड़ा मुझे लग रहा है इमोशनल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा हूँ। गोदी मीडिया मतलब सर क्या है गोदी मीडिया, मतलब आपके हिसाब से? मैं 2014-2012 से पहले हिंदुस्तान में जो मीडिया था ना वो एक तरफा था। वहाँ पर एक ही तरह का मीडिया चलता था, उसमें एनडीटीवी था, उसमें कुछ और लोग थे, उसमें कुछ बड़े बड़े अंग्रेजीदा पत्रकार थे जो सब कांग्रेस के लिए या कांग्रेस इकोसिस्टम के लिए काम करते थे। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे सर? आप अगर कहेंगे तो मैं नाम बता दूं, राजदीप सरदेसाई, बरखादर, वीर संघवी, ये लोग उस वक्त जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। मीडिया में कोई उसको काट नहीं सकता था। तो इनका मीडिया पर पत्रकारिता जगत पे एक तरफा कब्जा था। जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी एंट्री बंद हो गई, पहले तो इनकी गाड़ी सट से जाती थी अंदर, इनकी एंट्री बंद हो गई, इनको प्रधानमंत्री के विमान में ले जाना बंद हो गया, प्रधानमंत्री के विमान में बैठकर दारू पीने इनकी बंद हो गई, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में जाकर इनकी अय्याशी बंद हो गई। तो उस चोट से ये लोग जो आहत थे, उस चोट से निकला गोदी मीडिया चला, इनकी जबान से, क्योंकि ये असली गोदी मीडिया थे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब पहले पत्रकार जाते थे तो प्रधानमंत्री के विमान के अंदर पत्रकार पूरे अय्याशी के साथ जाते थे, मतलब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो अलग बात है, लेकिन पूरा अपना मस्ती से जाते थे। विमान के अंदर इनको हर तरह की शराब परोसी जाती थी, हर तरह का खाना पीना इनका होता था। एक बड़ा खुलासा क्या था? नहीं, ये खुलासा मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। सर मीडिया को लेकर के मतलब बच्चे भी बहुत सारे सपने देखते हैं, हम आएंगे टीवी में बैठेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। तो अशोक श्रीवास्तव सर की क्या सैलरी होगी या सर कितना कमा लेते हैं पर मंथ में? कहा तो मुझे कई बार एक चीज खराब भी लगती है कि आपने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि हम बचपन से आपको, जैसे आप मुझे कह देंगी कि भाई मैं तो बचपन से आपको, तो मुझे लगता है यार मुझे आप लोग एहसास कर रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा मीनू तलवार जो है मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती थी मीनू तलवार। मुझे जो है एक मीनू तलवार की कलर फोटो कहीं मिली, मैंने वो फोटो काट कर अपने पॉकेट में रख ली थी अपने पर्स में। मैं इतना बड़ा उनका फैन था मीनू तलवार का। आप यकीन करेंगे जिस दिन मुझे दूरदर्शन में पहली बुलेटिन पढ़नी थी और मेरा मेकअप होना था, मेरे बगल में मेकअप मीनू जी करवा रही थी और मुझे लगा ईश्वर, मैंने कभी जिनकी तस्वीर में जेब में लेके घूमता था वो मेरे बगल में बैठ के मेकअप करेंगी और जहाँ से मैं न्यूज पढ़ूंगा वहाँ से वो न्यूज पढ़ेंगी। मैंने रेड कलर में दूरदर्शन का सिंबल बहुत प्यारा लगता था, लोगों को पसंद आता था, बचपन से हमारे जहन में वही सिंबल रहता था। अचानक से दूरदर्शन चैनल का सिंबल चेंज हो जाता है भगवा कलर, कारण क्या है? भगवा आपको पसंद नहीं आता? मुझे तो पसंद है, बहुत पसंद है। भगवा, अगर आपको भगवा से चिढ़ है तो मुझे लगता है आपको भारत छोड़ देना। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिनके बेबाकी अंदाज को तो लोग पसंद ही करते हैं, बल्कि इनका जब एक शो आता है दो टूक तो लोग अपने आप टीवी खोलकर देखने को मजबूर हो जाते हैं। और न्यूज में विश्वसनीयता का दूसरा नाम अशोक श्रीवास्तव। जी हाँ सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्योति। सर मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि दूरदर्शन चैनल को लगभग आपने 20 साल से ज्यादा दिया है, कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या कुछ अलग सीखा आपने और चैनलों के मुताबिक? देखिए मुझे 22 साल हो गए दूरदर्शन में और मैं तो आज ये कहता हूँ मैं आज जो कुछ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ वो मुझे सब दूरदर्शन ने दिया है जी। जब मैं दूरदर्शन में आया तो एक पत्रकार था, क्योंकि पहले मैं प्रिंट मीडिया में काम करता था, फिर मैं
आंखों देखी से जरूर जुड़ा था, नलिनी सिंह जी का था। नलिनी सिंह जी के प्रोग्राम में क्योंकि मैं अपीयर कम होता था, लेकिन वहां पे मेरा वॉइस ओवर होता था, तो मेरे आवाज की पहचान जो है उस समय बन गई थी। और मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि जब आंखों देखी आता था तो मेरी आवाज गूंजती थी, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि सारे वॉइस ओवर मेरे होते। तो मैं एक बार इलेक्शन कमीशन गया किसी काम से, तो जब मैं वहां गया तो जो अधिकारी थे, जब मैं उनसे बात करने लगा तो जैसी मैं बोले अरे आप तो आंखों देखी वाले हो, आपकी आवाज। तो मेरी आवाज की पहचान बन गई थी, लेकिन मेरी अपनी पहचान जो है वो दूरदर्शन में जब मैं आया 2002 में मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया, उससे बना। तो मैं तो यही मानता हूँ, लेकिन जहां तक सीखने की बात है, मैंने सब कुछ यहाँ सीखा। हालांकि मैंने टेलीविजन जो है नलिनी सिंह जी से सीखा था, आंखों देखी में। लेकिन सर आपने कहा कि आपकी आवाज, आज तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टेलीविजन पे आऊंगा। मैं जिस समय मीडिया में आया उस समय तो सिर्फ अखबार होते थे, तो मुझे लगता था कि अखबार में नौकरी करूंगा, अशोक श्रीवास्तव बाईलाइन छप जाया करेगी, उतना बहुत होगा। जिंदगी और ईश्वर ने इतना दिया जितनी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। कब टेलीविजन आ गया मेरे सामने और उसके बाद अचानक से मैं कब अखबार से टेलीविजन में आ गया, ये सब पीछे पलट के सोचता हूँ तो कभी कभी एक सपना लगता है। क्योंकि फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्यार लोगों से मिलेगा। आज भी लोग जब मुझे सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आज ही मैं किसी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े, ऐसी बातें, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर हम लोग भी आपको टीवी में देखते थे तो ऐसे लगता था कि सर को देख के बहुत डर लगेगा, बेबाक अंदाज है, लेकिन आज हम सर से मिल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एज अ फैमिली मेंबर ही मिल रहे हैं। और मेरा वो रूप अलग होता है, लेकिन डिजिटल लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि ऐसा जरूर होता है कि मुझे लगता है कि टेलीविजन जो है उस पे भी हम, ऐसा नहीं है जब मैं कह रहा हूँ दो रूप, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा नकली रूप है। कुछ लोग अगर ये अंदाजा नहीं लगाएं, जिसके साथ जैसा होता है मुझे लगता है उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप मतलब, क्योंकि अभी तो हम लोग मिले हैं, आप मेरे से सवाल कर रही हैं, अगर आप मुझसे खुदा न खास्ता अगर आप देश के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जाके कुछ कहेंगी तो फिर मुझे दूसरा रूप भी दिखाना पड़ेगा। सर देखिए, दूरदर्शन चैनल एक ऐसा है कि मतलब हम जैसे बच्चे और ये जो मीडिया लाइन में युवा हैं, उनका एक सपना होता है कि इसमें हम भी आना चाहते हैं या फिर हम भी आएंगे, कभी दिखेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि आखिर वो जो मीडिया में युवा हैं, वो अगर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, या फिर क्या उनको सीखने की ज़रूरत है, या फिर हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दूरदर्शन की एक गरिमा होती है जी। दूरदर्शन में हमेशा एक माना जाता है जी। हालांकि मैंने उस गरिमा को तोड़ा भी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैंने दूरदर्शन पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन दूरदर्शन पे क्या होता है, वहां पर भाषा की मर्यादा और उच्चारण, ये सब चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो जब हमारे यहाँ जब कभी स्क्रीनिंग होती है तो उसमें ये सब चीजें जरूर, बहुत सारे प्राइवेट चैनल में देखते हैं, लेकिन वहां पर कई बार लुक्स देख करके, बाकी चीजें देखकर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दूरदर्शन में इन चीजों पर बहुत होता है कि आपका उच्चारण बड़ा सही हो और आप भाषा की मर्यादा रखें, भाषा के पर आपका अच्छा पकड़ हो। मैं तो ये जानता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनको बचपन से वो दूरदर्शन देखते थे भाषा को सीखने के लिए, चाहे हिंदी या अंग्रेजी जो भी है, तो ये चीज होती है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है दूरदर्शन में, एक क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो हम लोग क्योंकि अकाउंटेबल हैं संसद के प्रति, दूरदर्शन में का एक अपना चार्टर है, प्रसार भारती का अपना एक चार्टर है, मंत्रालय से हमको पब्लिक की टैक्स मनी मिलती है, उस पर चलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एंटर करने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जब हमारे यहाँ विज्ञापन निकलेगा तभी युवा जुड़ सकते हैं। तो कई बार इंतजार बड़ा लंबा हो जाता है। ये जरूर है कि छोटे छोटे अवसर मिल जाते हैं दूरदर्शन में जुड़ने के, खासकर रीजनल सेंटर्स में। मान लीजिए बिहार में कोई रीजनल सेंटर्स है, रांची में है, तो वहां पर छोटे छोटे को स्टिंगर के रूप में जुड़ने का, या फिर कभी कभी कुछ कार्यक्रम करने का कैजुअल के रूप में जो है वो मौका मिल जाता है। लेकिन अगर मैं दूरदर्शन न्यूज की बात करूं तो उसके लिए आपको एक लंबा इंतजार ही करना पड़ेगा। सर आपको कितना इंतजार करना पड़ा, तो आपको वो अवसर कैसे मिला था? ये आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जी बिल्कुल। जब आप ये पूछ रहे हो तो मैं ये भी बता दूं, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जी। एक जमाने में जब आंखों देखी को मैं एक तरह से नलिनी सिंह के बाद मैं हेड था आंखों देखी का,
उस समय मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स थे चैनल से, क्योंकि उस समय आंखों देखी और आज तक जी 2 ही प्रोग्राम दूरदर्शन पर आते थे। हम्म तो उस समय आंखों देखी को मैं सिंगल हैंडेडली देखता था। हम्म तो उस समय सब लोगों को था कि ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि आंखों देखी उस समय जब आता था तो कई बार ऐसा होता था, जब टीआरपी का चार्ट आता था तो वीक में अगर 2 दिन आज तक ऊपर है तो 2 दिन आंखों देखी उससे ऊपर होता था। जी तो लोगों को लगता था ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि भाई ये जो आज तक को टक्कर दे रहा है। उस समय एसपी सिंह जैसे लोग होते थे। जी तो उस समय जब आंखों देखी जम गया तो लोगों ने बहुत सारे मुझे अवसर आए, लेकिन मैंने उस समय नलिनी जी से एक वादा किया था जब मैं टेलीविजन में आया था, क्योंकि मुझे लाने वाली टेलीविजन में वो हैं। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं 3 साल से पहले छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि अशोक, इसको हमें किसी मुकाम पे पहुंचाना है। जी तो मैंने भी कहा ठीक है। तो मैंने उस वादे को निभाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आंखों देखी से गया तो मेरा एक जिंदगी का एक गलत डिसीजन था। मैं एक ऐसी जगह पे जाके जुड़ा जहां पर चैनल शुरू होना था, लेकिन वो चैनल शुरू नहीं हो पाया। मीडिया लाइन में अक्सर ऐसे अक्सर बहुत ऐसा युवाओं होता के है। साथ हो हाँ, जाता है। तो मैंने एक गलत डिसीजन लिया। फिर मैंने अपनी कुछ कंपनी शुरू करने की कोशिश की। जी तो मैंने मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी वो मैंने अपनी उस कंपनी में लगा दी। और उस समय ये सब यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। अगर यूट्यूब होता तो शायद मैं उस समय खड़ा हो जाता। बिल्कुल। लेकिन उस समय क्योंकि आपके पास गिने चुने चैनल थे, लेकिन वहां पर मैंने सारी कमाई लगाने के बाद क्या हुआ कि वो मेरा जो प्रयास था वो चला नहीं। और वो बिल्कुल उस समय मेरी ऐसी सिचुएशन होगी कि मेरी जेब में उस समय मतलब गाड़ी चलाने के पैसे नहीं थे, मैं पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे। मेरी ऐसी स्थिति थी। मेरा जो स्टाफ था मैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा था, तो मुझे धीरे धीरे स्टाफ को छोड़ना पड़ा। जी फिर मैं अकेला बड़ा परेशान था। मुझे लग रहा था कि जिंदगी किस मोड़ पे ले आई। लेकिन उसके बाद अचानक एक विज्ञापन अखबार में मुझे दिखता है। वो विज्ञापन में लिखा नहीं था कि ये दूरदर्शन है। अब मैं बताऊं, मैं आपको आज मैंने ये बात आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं दूरदर्शन में काम करूंगा। आप सर बताते हुए थोड़ा मुझे लग रहा है इमोशनल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं क्योंकि मैं पत्रकार बनना चाहता था, और पत्रकार बना तो अखबार में 24 घंटे के चैनल होते नहीं थे। तो एक जब विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में लिखा था कि एक चैनल को एंकर्स की जरूरत है। क्योंकि मैं आंखों देखी में एंकरिंग कर चुका था, तो मुझे लगा कि अगर एक एंकर की जरूरत है तो मुझे लगा ये पार्ट टाइम काम है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे लगा पार्ट टाइम काम है तो उसमें क्या होगा, जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना खर्चा चला पाऊंगा, और बाकी मैं अपनी कंपनी को खड़ा करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुए 1 2 3 4, जब तीसरे इंटरव्यू में मुझे पता चला कि तो दूरदर्शन की नौकरी है। क्योंकि उसके पहले हमें मालूम ही नहीं था। सर आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? मुझे लगा कि दूरदर्शन तो अच्छा, उस समय मैं थोड़ा खुश हुआ। क्योंकि मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि मुझे लगा कि दूरदर्शन में उस वक्त चैनल नहीं था 24 घंटे का। तो मुझे लगा कि दूरदर्शन में तो सिर्फ न्यूज रीडर जाते हैं। वहां पे तो रात को सुबह 1 2 न्यूज पढ़नी होगी, बाकी आप फ्री होंगे। तो मुझे लगा उससे क्या होगा, मुझे नाम मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा अपना घर चलाने के लिए, और बाकी मैं अपना काम कर सकूंगा। लेकिन जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा इंटरव्यू की, वहां बताया गया कि ये 24 घंटे की जॉब है। तो मुझे हैरानी हुई कि 24 घंटे के लिए क्यों ले रहा है। दरअसल 2002 में दूरदर्शन ने पहली बार ऐसा प्रयास किया था कि प्राइवेट चैनल से सब लोगों को लेकर दूरदर्शन ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो एंकर भी होंगे, रिपोर्टर भी होंगे। फील्ड रिपोर्टिंग यानी 24 घंटे का काम था। तब मेरे सामने एक विकल्प था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास उस समय कुछ चारा नहीं था, और मुझे लगा दूरदर्शन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो फिर मैंने अपनी कंपनी जो थी उसको वाइंड अप किया और मैं दूरदर्शन में जुड़ गया। अब जब मैं दूरदर्शन में जुड़ा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। मैं जब छोटा था, करीब मेरे ख्याल 3rd या 4th क्लास में, और सर देखिए उत्तर प्रदेश के धर्म नगरी बनारस के रहने वाले हैं। तो जब मैं 3री 4थी क्लास में था, तो उस समय दूरदर्शन पर कुछ एंकर्स, मतलब जो न्यूज रीडर्स आते थे, प्रतिमा पुरी, सलमा सुल्तान, मीनू, ये शोभना जगदीश जी, ये सब लोग आते थे। तो मैं उसमें मीनू तलवार जो हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती थी मीनू तलवार। मुझे जो है एक मीनू तलवार की कलर फोटो कहीं मिली। मैंने वो फोटो काट कर अपनी पॉकेट में रख ली थी। इतने बड़े फैन थे आप मीनू तलवार के? मैं इतना बड़ा उनका फैन था मीनू तलवार का। तो आप यकीन करेंगे, जिस दिन मुझे दूरदर्शन में पहली बुलेटिन पढ़नी थी, मुझे 7:30 की अंग्रेजी नहीं, मुझे 7 बजे की हिंदी बुलेटिन पढ़नी थी।
और मेरे से अगली बुलेटिन 7:30 की मीनू तलवार पढ़ रही थी। तो जिस दिन मैं पहली बार न्यूज करने के लिए टेबल पे बैठा और मेरा मेकअप हो रहा था, मेरे बगल में मेकअप मीनू जी करवा रही थी। और मुझे लगा ईश्वर, मैंने कभी जिनकी तस्वीर में जेब में लेके घूमता था वो मेरे बगल में बैठ के मेकअप करेंगी और जहां से मैं न्यूज पढ़ूंगा वहां से वो न्यूज पढ़ेंगी। मैंने भगवान को कहा मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। सर बीच में रोकूंगी तो देखिए, आप लोग सर को चैनल पे दो टूक शो में तो मतलब गुस्से में देखते हैं और सर बखिया उधेड़ के रख देते हैं, लेकिन सर का ये एक अंदाज अलग है। सबकी लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती है। बिल्कुल, मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। और जब भी अभी आपने कहा ना, तो मुझे कई बार एक चीज खराब भी लगती है कि आपने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि हम बचपन से आपको, जैसे आप मुझे कह देंगी कि भाई मैं तो बचपन से आपको, तो मुझे लगता है यार मुझे आप लोग एहसास कर रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे आज मिल रहे हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं खुद सर से सवाल कर रही हूँ, मौका मिला मुझे ये, सर इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और सर एक सवाल मेरा और होगा कि दूरदर्शन चैनल को तो सभी लोग फॉलो करते ही हैं, आपने इतना साल दिया है। एक मन में सवाल ये है कि लोग कहते हैं दूरदर्शन चैनल जब सरकारें बदलती है तो वो सरकार का गुलाम हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि दूरदर्शन जो है वो सरकार का चैनल है जी। ऑल्दो सरकार का रोल पैसे देने तक है, क्योंकि अब प्रसार भारती है जी। लेकिन हम पैसा तो सरकार से लेते हैं ना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और जो है संसद के बजट में जी दूरदर्शन का बजट तय होता है। तो एक तरह से तो हम सरकार का चैनल है। अब जहां तक ये बात है कि भाई सरकार का, लोग कहते हैं पिट्ठू है क्या, ये बात आती है। देखिए, मुझे लगता है कि दूरदर्शन सरकार से पैसा ले, सरकारी चैनल रहे, लेकिन सरकार का पिट्ठू नहीं होना चाहिए। ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा मैं कह रहा हूँ। और मैं इस जो बात कह रहा हूँ, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सरकार का पिट्ठू होने का जो ठप्पा था, मैं कहता हूं मैं उसको हटाने में कामयाब रहा। कैसे, अब वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, दूरदर्शन में एक लंबा इतिहास है दूरदर्शन का जी। आप तो शायद इसको आपको मालूम नहीं, जानकारी है कि नहीं है। जब हम लोग जब छोटे थे, दूरदर्शन को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राजीव दर्शन कहा जाता था जी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा दर्शन कहा जाता था, क्योंकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं की खबरें चलती थी, प्रधानमंत्री इंदिरा, उन्हीं की खबरें चलती थी। मतलब दर्शकों से यही सुनने को मिलता है कि या बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी का चैनल हो जाता है, उनका गुणगान गाने लगता है दूरदर्शन। कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस का गुणगान गाने लगता है। क्यों? देखिए, एक तो मैं यहाँ पर ये कह दूं कि मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है जी। कि सरकार के पास अपना एक चैनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास, इसलिए मैं ये मानता हूं कि दूरदर्शन अगर सरकार का चैनल है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज आप देखिए, आज फर्ज कीजिए कि युद्ध की स्थिति आ जाती है, फर्ज कीजिए कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है जी। क्या आप यकीन कर सकती हैं कि जितने प्राइवेट चैनल हैं वो ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे जो ठीक होगी? हो सकता है कि सेना को लेकर, युद्ध को लेकर, जब मुंबई में बम धमाके हुए थे, सारे चैनलों की जो रिपोर्टिंग थी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी जी। उसके कारण हमने अपने कई कमांडो खोए थे, क्योंकि वो लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि भारतीय सैनिक यहाँ उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कमांडो। उसके कारण जो है, जो अंदर आतंकवादी थे उनको सेना की और फोर्सेस की एक एक पल की जानकारी, जिसके कारण हमारा नुकसान हुआ, कई जवानों की जान गई जी। तो मेरा मानना है कि युद्ध जैसी स्थिति में सरकार के पास, या फिर युद्ध जैसी स्थिति ना हो, अभी किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, किसान आंदोलन में सब लोग जो हैं दिखा रहे थे कि जो है ये 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। अकेला अशोक श्रीवास्तव था जिसने इस बात को चैलेंज किया। 700 किसान मरने वाली फर्जी खबर है और इसका कोई डेटा नहीं है। डेटा मेरे पास था, मैं उसके बारे में मैं बात, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि सरकार का पक्ष दिखाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार और पार्टी में हमें फर्क करना आना चाहिए। हम लोग सरकार की बात कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की खबरें हम दिखाएंगे, लेकिन हम 24 घंटे बीजेपी की खबरें क्यों दिखाएं? हम कांग्रेस को बिल्कुल क्यों हम गायब कर दें? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सर मीडिया पे कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा टिका हुआ है। एग्जैक्टली। और मैं फिर इसलिए मैंने कहा कि होता क्या था, क्योंकि जब मैं दूरदर्शन में आया उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जी। उसके थोड़े दिन बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो दूरदर्शन में जितने लोग उस समय
कि सरकार की भर्ती, इसमें दीपक चौरसिया आप जानते हैं, उन्होंने भी इसका खुलासा भी किया। तो वो लोग जितने लोग आए थे उनको अपनी नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। सरकार ने उनको कहा कि गेट आउट। वो लोग सब, क्योंकि सरकार बदल गई तो दूरदर्शन बदल गया। ठीक है, मतलब इसमें फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है, सरकार बदल गई तो दूरदर्शन बदल गया। तो सबको, दीपक चौरसिया एंड टीम को पूरा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जिन लोगों को लेकर आए थे, उन सबको अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा। सब लोग चले गए। उसके बाद चैनल जो है कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस का चैनल हो गया तो बाकायदा वहां पर एक स्पेशल सेल बना, जिस स्पेशल सेल में राहुल गांधी को कैसे दिखाया जाएगा ये था। और मैंने अपनी किताब में इस बात का भी खुलासा किया, उसमें ये भी था कि एक स्पेशल, उस वक्त कांग्रेस के रिजीम में एक स्पेशल सेल बना था जिसका काम था प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं थे उस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नेगेटिव खबरों को लगातार दिखाना, तो ये वो कांग्रेस का काम होता था। तो पर अब क्या हुआ, देखिए चेंज क्या हुआ। हाँ, मतलब दूरदर्शन में अब चेंजेस क्या हाँ, अब चेंजेस ये दूरदर्शन में देखिए आए हैं। हाँ। जैसे दो टूक शुरू हुआ, मैं आपको, फिर मुझे कई बार लोग कहते हैं तो मैं इस लोगों को याद दिलाता हूँ। 2016 में दो टूक प्रोग्राम शुरू हुआ था। 2016 से पहले दूरदर्शन पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिसमें विपक्ष को बुलाया जाता था अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, सिर्फ सरकार के लोग आते थे, अपनी बात रखते थे, ऐसा। तो हम, ये बात मैंने अरुण जेटली जी से जाकर कही। मैंने कहा जब तक विपक्ष को आप बुलाओगे ही नहीं तब तक चैनल की क्रेडिबिलिटी कैसे होगी। बिल्कुल, चैनल की क्रेडिबिलिटी तब होगी जब हम सामने, अगर मान लीजिए कोई विपक्ष का व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है तो हम उसको झूठ बोलने तो दें, उसके बाद हम उसके सामने झूठ को सच साबित करेंगे तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी होगी। तो इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद दूरदर्शन पर मैंने दो टूक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें विपक्ष को बुलाना शुरू किया। रोज आधे घंटे 1 घंटे विपक्ष के नेता आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोल के जाते हैं। इससे पहले दूरदर्शन में कभी नहीं होता था। सर कभी कभी तो मतलब फील्ड पे भी हमें बोल दिया जाता है कि गोदी मीडिया, मतलब सर क्या है गोदी मीडिया, मतलब आपके हिसाब से? मैं गोदी मीडिया पर, क्योंकि गोदी मीडिया अकेला दूरदर्शन ही, गोदी मीडिया कई लोग गोदी मीडिया तो कई सारी चीजें। मैं गोदी मीडिया पर, उससे पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले दो टूक शुरू किया और उसके बाद दो टूक के बाद हमने ऐसे 3 चंक और शुरू किए 1-1 घंटे के। तो 3 घंटे जो है दूरदर्शन पर विपक्ष को छूट होती है कि वो आए और अपनी बात रखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोले, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, जो पहले दूरदर्शन में नहीं होता था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो मोदी सरकार में हुआ और आप इसका श्रेय अशोक श्रीवास्तव को भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको दे सकते हैं, क्या दे रहे हैं। तो सर ये गोदी मीडिया पे आते हैं। देखिए गोदी मीडिया टर्म कहाँ से आया जी? मैं इसको बार बार बोलता हूं कि 2014 से पहले, 2014 या 2012 से पहले हिंदुस्तान में जो मीडिया था ना वो एक तरफा था। वहां पर एक ही तरह का मीडिया चलता था जी। उसमें एनडीटीवी था, उसमें कुछ और लोग थे, उसमें कुछ बड़े बड़े अंग्रेजीदा पत्रकार थे जो सब कांग्रेस के लिए या कांग्रेस इकोसिस्टम के लिए काम करते थे। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे सर ऐसे पत्रकारों का? आप अगर कहेंगे तो मैं नाम बता दूं, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, वीर संघवी और इसके अलावा जो है रवीश कुमार, ठीक है ना, इन्हीं के नाम का खैर मैं इंतजार। प्रणव राय नहीं, रवीश कुमार तो बाद का प्यादा है, रवीश कुमार बाद का प्यादा है, लेकिन मैं पहले जो बता रहा हूँ कि ये लोग बड़े, राजदीप, बरखा, प्रणव राय, ये लोग उस वक्त जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। मीडिया में कोई इसको काट नहीं सकता था। तो इनका मीडिया पर, पत्रकारिता जगत पे एक तरफा कब्जा था 2012 से पहले। 2012 के बाद शुरू हुआ, अर्नब गोस्वामी आते हैं, अर्नब गोस्वामी इनकी मोनोपोली को तोड़ना शुरू करते हैं और 2014 आते आते इनकी मोनोपोली पूरी तरह से टूट जाती है। तो वो एनडीटीवी जो कांग्रेस की गोद में बैठ करके पला, जो देश का पहला गोदी मीडिया अगर कोई है तो एनडीटीवी था। प्रणव राय पहले गोदी चैनल के मालिक और राजदीप, बरखा, ये सब पहले देश के पहले गोदी पत्रकार, क्योंकि ये लोग तो प्रधानमंत्री के साथ साथ घूमते थे, प्रधानमंत्री निवास में फोन करके इनका सब कुछ, ये देश के पहले गोदी पत्रकार थे। जब इनका एक छत्र राज टूट गया, जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी एंट्री बंद हो गई, पहले तो इनकी गाड़ी सट से जाती थी अंदर, इनकी एंट्री बंद हो गई, इनको प्रधानमंत्री के विमान में ले जाना बंद हो गया,
प्रधानमंत्री के विमान में बैठकर दारू पीनी इनकी बंद हो गई, जी। प्रधानमंत्री के दौरे, विदेश दौरे में जाकर इनकी अय्याशी बंद हो गई। तो उस चोट से ये लोग जो आहत थे, उस चोट से निकला गोदी मीडिया शब्द, इन्हीं के जुबान से, इनकी जबान से, क्योंकि हाँ। ये असली गोदी मीडिया थे। हाँ। तो इन्होंने सोचा यार अब जो है, जो पत्रकार अब दिख रहे हैं, अब बोल दो, क्योंकि हमारी नहीं चल रही, तो जो पत्रकार अभी जो है, जो लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए गोदी मीडिया शब्द दे दो। तो इन्होंने गोदी मीडिया शब्द दे दिया। जबकि मैं बार बार कहता हूं, आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, और कभी भी कहीं भी खुले मंच पे मैं इनको कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप आइए डिबेट कर लीजिए। आपको मालूम है एनडीटीवी चैनल का लॉन्च पार्टी कहां हुई थी? प्रधानमंत्री के निजी निवास पर। इस देश के प्रधानमंत्री के घर पर एनडीटीवी चैनल लॉन्च हुआ था। एनडीटीवी चैनल के जो प्रोग्राम थे वो कहाँ होते थे? राष्ट्रपति भवन में। जैसे आप मान लीजिए आपका चैनल तय करे कि उसको एक प्रोग्राम करना है, तो आप राष्ट्रपति भवन में जाके प्रोग्राम कर लेंगे? नहीं सर, आपको कोई 5 स्टार होटल बुक कराना पड़ेगा, कोई ऑडिटोरियम बुक कराना पड़ेगा। वो एनडीटीवी चैनल राष्ट्रपति भवन के अंदर अपना प्रोग्राम करता है। यानी राष्ट्रपति भवन उनकी बपौती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी बपौती थी, प्रधानमंत्री का घर उनकी बपौती थी। तो फिर इन लोगों को सर चोट कब लगी? चोट लगी ना 14 के बाद। हाँ। मोदी जी ने ऐसी चोट मारी कि अब तक छटपटा रहे हैं। हाँ। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने कई बार ये बात बताई है। 2000, क्योंकि मैं इस देश के उन खुशनसीब पत्रकारों में से हूं जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और अब नरेंद्र मोदी, मुझे इन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे करने का मौका मिला। मैं इन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, ऐसे कई देशों में गया हूँ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब पहले पत्रकार जाते थे तो प्रधानमंत्री के विमान के अंदर पत्रकार पूरे अय्याशी के साथ जाते थे। मतलब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पूरा अपना मस्ती से जाते थे। विमान के अंदर इनको हर तरह की शराब परोसी जाती थी, हर तरह का खाना पीना इनका होता था। आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। नहीं, ये खुलासा मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। ज्योति, हमारे चैनल हाँ, पे, आपके और हमें भी पता नहीं थी आपके चैनल पे ये मैं खुलासा बार बार करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये मैंने सबसे पहले एक बुक लॉन्च में 2015 की बात है, मैंने एक बुक लॉन्च में ये बात बताई थी। लोग सुन के हैरान रह गए थे और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। और मैं बार बार बताता हूँ इस देश के लोगों, यंग जनरेशन को, आप यंग युवा पत्रकार, आपको मालूम होना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री के विमान में जाते थे, अय्याशी करते हुए जाते थे, और जब प्रधानमंत्री जिस देश में जाते थे, जब ये लोग जहां ठहरते थे वहां पर एक मीडिया सेंटर खुलता था, जहां पे सारे पत्रकारों को जो है हर तरह की सुविधाएं दी जाती। वो आज भी मीडिया सेंटर खुलता है, और वो एमईए का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है कि जो पत्रकार जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री के दौरे की इंपॉर्टेंट जानकारियां और जो चीज हो रही है सब सूचनाएं मिलती रहे। लेकिन पहले जब वो मीडिया सेंटर होता था, वो मीडिया सेंटर 24 घंटे के मीडिया सेंटर में 24 घंटे का बार भी होता था। बार, जिसमें दुनिया की हर महंगी शराब उपलब्ध होती थी। तो पत्रकार वहां काम भी करते थे और दुनिया की महंगी से महंगी शराब भी पीते थे। तो सर अब ये चीजें तो नहीं है। हाँ, अब नहीं है। अब नहीं है। अब क्या, मोदी जी ने आने के बाद क्या करा उन्होंने, ये अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, जब आप विदेश दौरे पर जाते थे तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको ब्लैक लेवल की बोतल गिफ्ट मिलती थी, आपके होटल के रूम में भी रखी जाती थी। मतलब विदेश मंत्रालय, सोचिए, भारत का विदेश मंत्रालय पत्रकारों के कमरे में शराब की बोतल रखता था कि आपकी आवभगत के लिए, ऐसा भी होता था। अब मोदी जी ने आती है, फ्री की दारू बंद कर दी, फ्री के आपके दौरे बंद हो गए, जिसको जाना अपना खर्चा करके जाए, कंपनी का खर्चा करके जाए। और ये जो फ्री के जंकेट होते थे, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सब भी होता था, पहले सरकारें जो है पत्रकारों को ऑबलाइज करने के लिए कभी उनको विदेश दौरे पे भेज देती थी, कभी उनको, बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकार का फ्लैट दे दिया जाता था, सरकार की ओर से कुछ गिफ्ट दे दिए जाते थे, वो सब मोदी जी ने बंद कर दिए। और जिन लोगों के बंद हो गए, उन्हें बुरा लग गया, उनको बुरा लगा, तो उन्होंने फिर क्या, गोदी मीडिया निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम पत्रकार थे, अब वाले तो गोदी मीडिया। तो ये उनकी जो है ना फ्रस्ट्रेशन बोलती है, और कुछ नहीं। सर, ये सारी चीजें हमने पत्रकारिता पे बात की, दूरदर्शन पे की। अब दूरदर्शन चैनल को लेके एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत मुद्दे हैं, बहुत सवाल हैं, आप सामने हैं, तो मैं पूछना जरूर चाहूंगी। एक आखिरी सवाल दूरदर्शन चैनल को लेके कि सर, रेड कलर में दूरदर्शन का सिंबल बहुत प्यारा लगता था, लोगों को पसंद आता था, बचपन से हमारे जहन में वही सिंबल रहता था। अचानक से दूरदर्शन चैनल का सिंबल चेंज हो जाता है भगवा कलर में, कारण क्या है?
भगवा आपको पसंद नहीं आता? मुझे तो पसंद है, तो बहुत पसंद है, राष्ट्रवादी विचारधारा रखती हूँ तो मुझे पसंद देखिए, है। आपके हम जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे और आगे भी भगवा रंग है, जी। तो भगवा से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक जमाने में होती थी लोगों को तकलीफ, अब तो नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है कि आपने कहा रेड, आपको शायद ये बता दूं, जब दूरदर्शन का 24 घंटे का चैनल लॉन्च हुआ था जी। तब उसका जो लोगो था वो ब्लैक था, ठीक है जी। जब वो ब्लैक से रेड हुआ किसी ने नहीं पूछा कि ब्लैक से रेड क्यों हो गया। और ये जो डीडी न्यूज नहीं लेकिन दूरदर्शन का, आज के करीब मेरे ख्याल से 15 या 16 साल पहले पूरे दूरदर्शन का जो लोगो था वो भगवा था, किसी ने नहीं पूछा। वो भगवा बाद में चेंज होके ब्लू हो गया, किसी ने नहीं पूछा। अब जब रेड से हम भगवा जा रहे हैं तो सबको सवाल पूछ रहे हैं, तो भगवा में ऐसा क्या है कि उससे। और फिर सवाल ये कि देखिए टेलीविजन में क्या होता है, हर चैनल अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने भगवा इसलिए कर दिया क्योंकि हिंदुत्व का वो करने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब चैनल की रीडिजाइनिंग हो रही थी, चैनल को एक नया लुक देना था, तो भाई ये हुआ कि क्या करा जाए। अब टेलीविजन पे बहुत कम कलर्स हैं। अब टेलीविजन के आप देखेंगे ना, सारे चैनल, आप अगर कभी आप लोगो छुपा लें और सारे चैनल्स को छोड़ दें तो आपको सारे चैनल एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि सबके कलर कॉम्बिनेशन लगभग एक जैसे हैं, ठीक है ना। क्योंकि रेड टेलीविजन का कलर है, उसके अलावा जो है ब्लू टेलीविजन का थोड़ा बहुत येलो इस तरह का है, और ज्यादा कलर होते नहीं। तो हमने जो है, हमारी जो टीम थी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम अपनी अलग पहचान बनाए। तो भगवा तो भारत का रंग है जी, दूरदर्शन भारत का चैनल लेकिन है। सर कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग हैं जिनके जहन में बस यही चलता है कि भगवा बीजेपी का, मतलब आप समझिए उस चीज को। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। भारत के झंडे में भी पहला रंग भगवा है, हाँ। ठीक है ना जी। भगवान श्री राम का रंग भगवा है, इस देश की मिट्टी का रंग भगवा है। अगर आपको भगवा से चिढ़ है तो मुझे लगता है आपको भारत छोड़ देना चाहिए। आप चले जाइए जहां पर हरा हरा दिखता है, आप जाइए पाकिस्तान चले जाइए, आप लंदन चले जाइए जो व्हाइट जो है उनका, अब तो व्हाइट नहीं रहा, वहां भी हरा हरा हो रहा है, तो वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन आपको भगवे से अगर प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है आपको हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की आत्मा जो है वो भगवा है। सर मीडिया को लेकर के मतलब बच्चे भी बहुत सारे सपने देखते हैं, हम आएंगे टीवी में बैठेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। तो अशोक श्रीवास्तव सर की क्या सैलरी होगी, या सर कितना कमा लेते हैं पर मंथ में? देखिए, मैं लाखों तो नहीं कमाता, मतलब लाखों ठीक है, सैलरी तो लाखों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको अब हालांकि मैं कहूंगा तो लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा जी, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि मत बोला करो, उससे आपकी जो है ना जो आपकी इमेज बनी है, इमेज छोटी पड़ जाएगी। लेकिन जब आपने पूछा तो मैं बता दूं कि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, मेरे पास अपने नाम पर एक जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास मेरे नाम की सिर्फ एक कार है, उसका भी लोन चुका रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, जर्नलिज्म में अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं जी, तो मुझे लगता है आपको जर्नलिज्म पत्रकारिता में नहीं आना चाहिए। पैसा कमाने के बहुत जरिए, हालांकि पत्रकारिता में लोग पैसा कमाते हैं लेकिन दूसरे तरीके से कमाते हैं। लेकिन सर जैसे टीवी पे अगर कोई एंकर दिख रही है, या फिर आप जैसे एंकर, बड़े एंकर दिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिखते हैं, तो बहुत पेरेंट्स देखते हैं, कहते होंगे कि ये करोड़ों रुपए कमाते होंगे, लाखों इनकी सैलरी पर मंथ होगी। तो सर इस चीज को देखिए, उसमें उसके हिसाब से उसमें ये, क्योंकि मैं दूरदर्शन का चैनल हूँ जी, दूरदर्शन भारत सरकार का चैनल है जी, भारत सरकार जो है उसका एक पे का एक क्राइटेरिया होता है। हम लोग प्राइवेट की तरह उतना पैसा नहीं दे सकते। मतलब प्राइवेट चैनलों में ज्यादा पैसा, प्राइवेट चैनल में होता है, प्राइवेट चैनल में तो आप सोचिए, एक चैनल लोग छोड़ते हैं दूसरे में जाते हैं, सीधा जितनी आज मेरी सैलरी उतने का जंप ले लेते होंगे लोग, है ना। प्राइवेट चैनल में पैसा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई ये टेलीविजन पे आ रहा है, आ रही है, और इसके तो आप ये सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं। अगर मैं गिनना शुरू करूं, देश के टॉप के 15 बड़े चैनल में ऐसे 100 चेहरे होंगे। तो अगर आप, और टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कम से कम 2, 4, 5 लाख लोग काम कर रहे होंगे जी, बिल्कुल। अब इन 2, 4, 5 लाख लोगों में जो 100 लोग हैं वो टॉप पर हैं और वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप उन 100 में पहुंच सकते हैं तो आप भी करोड़ों कमाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए 100 में पहुंचने के लायक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप उन 100 में नहीं पहुंचे तो फिर आप सोचिए कि आप करोड़ों कमाएंगे, तो फिर वो पत्रकारिता से नहीं कमा सकते, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं फिर कह रहा हूं
कि पत्रकारिता पैसा कमाने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। मुझे जैसे मैंने कहा 22 साल हो गए, लोगों को मालूम नहीं, जानकारी है नहीं है, हम लोग कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है दूरदर्शन हाँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल सर जहन में और आता है कि सरकारी जो चैनल है, जैसे अगर हम संसद टीवी की बात करें, दूरदर्शन चैनल की बात करें, एक होता है कि अगर इसमें हमारी जॉब लग जाती है मीडिया में, तो हम रिपोर्टर एंकर बन गए तो हमारी जॉब सुरक्षित है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। नहीं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं भी नहीं हूँ। 22 साल से प्रसार भारती दूरदर्शन के लिए काम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं। हर साल हमारी परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाता है। हर साल हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर हमको नंबर्स मिलते हैं कि भाई 10 में से 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। वो एक टीम जो है जो एसेस करती है और नंबर देती है। उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैलरी रिन्यू होती है। तो हम परमानेंट कोई नहीं है, ठीक है ना। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, तो परमानेंट नौकरी मीडिया में कोई नहीं होती। आप आज इस चैनल में, कल को तो मतलब ज्यादा पैसे के लिए मैं चाहूं, अगर मुझे लगे कि मुझे फलाना चैनल में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं जा सकता हूं। मुझे कोई वो नहीं है, मैं दूरदर्शन को छोड़ना होगा मैं छोड़ दूंगा, 1 महीने का नोटिस देना होगा छोड़। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इतना साल देने के बाद नहीं, मैं छोड़, हाँ ये बात आप सही कह रही हैं, इतने साल देने के बाद, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ मेरे लिए पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है जी। तंगी होती है पैसे की, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, लेकिन मुझे लगता है पैसे का तो कोई अंत ही नहीं है ना। अगर आप सोचे लोगे तो बहुत चाहिए, और अगर आप सोचें तो मैं फिर जहां से शुरुआत की थी वहां पे आऊंगा। जब मैं अखबार में काम करता था और जब मैं मतलब जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने मीडिया में जाने का तय किया, तब मेरा छोटा सा एक सपना था। मुझे लगता था कि देश का उस वक्त टॉप का अखबार नवभारत टाइम्स था। मैं नवभारत टाइम्स के लिए लिखता था। मुझे लगता था नवभारत टाइम्स में मेरी उप संपादक की नौकरी लग जाए। उस समय उप संपादक की सैलरी 4000 रुपए होती थी। तो मुझे लगता था कि मेरी उप संपादक की नौकरी में लग जाएगी, 4000 रुपए सैलरी होगी, एक 2 व्हीलर ले लूंगा, बजाज का स्कूटर ले लूंगा। इससे बड़ा सपना मैंने जिंदगी में कुछ देखा नहीं था। ठीक है जी। क्योंकि मैं बहुत इस तरह का व्यक्ति ना मैं जिस परिवार से आया वो बहुत संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे परिवार में मुझे अपने जूते कपड़े खरीदने के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। मैं उस तरह की फैमिली से आया हूँ। मेरे फादर बहुत एक आम व्यक्ति थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पैसे की आप चाह जो अगर है उसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए कभी मैं सोचा था कि मेरे पास बजाज का स्कूटर होगा, आज मेरे पास 4 पहिए की बड़ी गाड़ी है। तो मुझे लगता है इसके बाद मैं सोचूं कि मेरे पास और गाड़ी हो, मेरे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में 2 फ्लैट भी हो, तो वो सपने लेना कोई वो गलत नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक सीमा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज मैं मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि ये है, आज मैं दिल से काम कर रहा हूँ और आप अपने काम में संतुष्ट मैं अपने काम में संतुष्ट हूँ आज। हाँ, मुझे तकलीफ तब होगी जब मैं अपने मन का काम नहीं कर पाऊंगा। आज अगर मैं मन का काम कर पा रहा हूँ तो मुझे सैलरी की लेकर बहुत चिंता नहीं है। 2 पैसे कम मिलेंगे, गुजारा कर लेंगे जी। तो देखिए, पत्रकारिता जगत में वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें उन्होंने बताई, हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है।